बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से करें, कुछ पॉजिटिव करें। इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कोशिश करते हैं अच्छा करें। तो आज की अच्छी बात क्या है, सेगमेंट शामिल करेंगे। आज की अच्छी बात आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर ये दिखाया और ये बताया, मोमिन दूसरे मोमिन के साथ अखुवत की बुनियाद पर अपने ताल्लुक़ को कायम करता है। यानी अल्लाह को मानते हैं दोनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर ईमान रखते हैं, आखरत को मानते हैं, और आन अल्लाह की किताब है और जो कुतुब नाजिल हुई उन पर ईमान रखते हैं। तो जब नज़रिया एक होता है, जब अक़ीदा एक होता है, तो फिर उसका इजहार इंसानों की ज़िंदगियों में नज़र आता है और नज़र आना चाहिए। और वो इजहार यही होता है कि अक़ीदा जब एक है तो फिर बाहमी मोहब्बत, मवद्दत और ताल्लुक़ भी नज़र आना चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है। और ये तफ़रक़ाबाज़ी और फ़िरक़ावारियत ये बहुत बाद की पैदावार होती है। बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान वो अक़ीदा, वो सोच, वो फ़िक्र जो उसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत देती है, वो उससे हट कर अपने कायम करदा और पैदा करदा नज़रियात और अक़ाइद को इख्तियार करता है, जिसकी वजह से माशरे में फूट पड़ती है, इंतशार पैदा होता है और इफ्तराक पैदा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरों में इस्तेहकाम हो, हमारे माशरों में हम आहंगी पैदा हो, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तरफ लौटें। यानी बहैसियत मुसलमान जब हम इस्लाम को मानते हैं तो फिर हमें पूरे तरीके से इस्लाम को मानना चाहिए। जो कुरान कहता है उस पर अमल करें, जो सुन्नत कहती है उसकी पैरवी करें। तो फिर ही ये मुमकिन है कि हमारे माशरे में एक हम आहंगी का रंग पैदा होगा, माशरे से जुल्म का, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा और माशरे में हम एक दूसरे के हक़ की पासदारी भी करेंगे और एक दूसरे के हुकूक़ को बेहतर तरीके से हम अदा भी करेंगे। अच्छा जी, ये था जी आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं। सबसे पहली खबर, गरीब को महंगी बिजली के नए झटके। नेपरा ने बिजली ₹2.18 फी यूनिट महंगी कर दी है। महकमा सेहत का एक और कारनामा भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाने के प्रोग्राम में लाहौर सबसे पीछे। शहर में ठोकर जल्लो लाइट स्पीड ट्राम चलाने का फैसला मंसूबा। हुकूमत फौरी तौर पर 25 अरब देने को तैयार। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिलेंडर्स लीक होने का इंकशाफ। लीकेज सारिफिन के लिए खतरे की अलामत बन गई। ये हैं जी आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, दुर्रे नायाब और उमर असलम ने आज में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके? अच्छा, अब जिन लोगों ने घर की तमाम चीज़ें प्लान करनी होती है ना, ऑब्वियसली आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अच्छा सर्दियाँ आ गई हैं, ऑलमोस्ट पंखे भी बंद ही हो गए तमाम घरों में, तो बिजली के बिल अब कुछ मुनासिब आना शुरू हो जाएंगे। वो प्लानिंग आप करते हैं कि अच्छा जी ये वाला अब पैसे कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ नई चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन आपको सुकून नहीं आने दिया जा रहा। पहली खबर है, नेपरा ने बिजली ₹2.18 फी यूनिट महंगी कर दी है। कहने को ये ₹2 होते हैं, आगे ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है और उसके बाद अब जब आपके बिल आएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आगे पता नहीं कौन कौन सी मद में मजीद भी ये बिजली महंगी करते रहेंगे। दुर्रे नायाब आपसे आगाज़ करेंगे। अच्छा ना, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को इस बात पर मुबारकबाद दूंगा कि जो पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हम देख रहे हैं और अखबारों में मुख्तलिफ में तनकीद भी जो हो रही है
कि गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई जाती। अब बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल चैनल्स और नेशनल मीडिया की जो हमारे न्यूज़पेपर्स भी हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो गई हैं। या लीड लग रही होती है कि जी सियासत में क्या हो रहा है, या लीड लग रही होती है कि जी अब आपका नई तकरीरें कौन सी होंगी, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि गरीबों के मसाइल क्या होंगे। लेकिन हम एक अरसे से, हमारी 2 से 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लोगों के गिर्द एक आम बंदे को महसूस हो रहा होता है कि मेरी जेब पे क्या असर पड़ता है। एक ये बहुत डिफरेंस है आजकल की मीडिया पे जो हम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं, जब से हमने डिजिटल मीडिया का कोर्स किया है और हमने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आज भी एक अखबार में कार्टून लगा हुआ था कि वो कुछ गरीब लोग जो है ना, वो दिखाए गए उस कार्टून में कि वो पैमरा के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और पैमरा को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि काइंडली चैनल्स को कहें कि हमारे गरीबों के मसाइल भी जो है वो भी ऑन एयर करें, अंदाजा करें। यहाँ तक तनकीद हो रही है। लेकिन अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि महंगाई जो है वो अरूज पे है। रात भी एक बहुत मुश्किल फैसला होते होते जो है ना बच गया है फाइनली। नहीं तो ये मुश्किल। और जैसे पता चला ना कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो मुझे लगा कि बस र्यूमर ये थी कि 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा देंगे। और वो बड़ा रात को मुश्किल फैसला जिस वक्त हुआ ना कि इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सबने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले ये बॉदर नहीं करता था कि यार डॉलर जो है 18 पैसे 5 पैसे बढ़ गया, लेकिन जब उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखा कि हमारे रिजर्व पे, हमारे अपने जितने भी इकोनॉमी पे उसके असरात हैं, हमारे जितने कर्जे हैं उस पर क्या असर पड़ता है कि वो 5 पैसे बढ़ने से अरबों खरबों में बात पहुंच जाती है और उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब बात यह है कि पैसा जो इतनी तेजी के साथ डिवैल्यूएशन हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और उसके साथ जो हमारी जेबों पे असरात हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है। तीसरी बात यह है कि हमारे पास कमाई के रिसोर्सेज पहले भी उस तरह नहीं थे। हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक में नीचे से कोई दूसरे तीसरे नंबर पे आ रही हो। हमारे पास तो डेली कमाने के वो मामला नहीं थे। अब बात ये है कि सर्दियाँ थोड़े वक्फे के लिए आ रही हैं क्योंकि लेट आ रही हैं, लेकिन ये इतनी शिद्दत के साथ आएगी कि आप देखेंगे कि बीमारियां जो हैं वो जगह जगह आपको नजर आएंगी। उसमें आपके सर्दी से बचने के इंतजाम आपने नहीं किए तो आप कुछ, और हमारे पास क्या है, हम सिर्फ एक आग ही सेक सकते हैं। ना हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ना हम कोई फ़िश बहुत अच्छी खा सकते हैं, ना हम कोई मटन, ना कोई मीट खा सकते हैं, ना हम कोई यखनी पी सकते हैं। मुझे आप बताएं कि अगर आपने सर्दी से बचना हो तो आपके पास एक वाहिद जरिया सिर्फ ये है कि आप बिजली पे या हीटर चला लें क्योंकि गैस तो आती नहीं है और अगर गैस आएगी एलपीजी तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो आपकी पहुंच से दूर निकल गई है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब सियासी तौर पर अगर उमर असलम साहब ये बताएं कि ये इतना कोई मुश्किल फैसला इस सूरत में करने की क्या जरूरत थी कि जब आने वाले दौर में हमारी इतनी खपत भी नहीं है और आपकी खपत तकरीबन 30% जो है वो ऑलरेडी नहीं किया जाता आवाम पर। आपने पेट्रोल नहीं महंगा किया, आपने बिजली महंगी कर दी, बात तो वहीं आगे। जी उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह दुरे नए आप कह रहे थे, अभी यखनी का नाम ले रहे थे और क्योंकि हम भी अंदरून से हैं तो फिर जब इस तरह की चीज़ों के नाम आते हैं, मछली का तो मेरी तरफ से दावत है दुरे नयाब को, आयशा को, आप सबको, पूरी टीम को हमें तो तुम खिला दोगे, आवाम करेंगे। हम लोग आए कृष्ण नगर में, आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की मछली खिला देंगे। दावत कबूल है, दावत कबूल। पहले तो वो करें, मैंने कहा दुरे का दुख थोड़ा था तो काम करें ना। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन न्यूज़ विच इज़ आवर मेन लीड स्टोरी कि बिजली 2 रुपये 18 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल जो है वो बिजली के जो रेट थे उनको जो बढ़ाया गया था उसको कम किया था। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, क्योंकि हम इस शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरे से ज़्यादा बेहतर दुरे नयाब जानते हैं कि मैं उस दिन सोच रहा था कि जितने फ्लाईओवर अंडर पासिस शहबाज शरीफ ने बना दिए लाहौर में, अगर वो ना बनाए होते तो आज तो यहाँ पे कराची की तरह की ट्रैफिक की सूरत हाल होती है। लेकिन अब बैक टू द ये बिजली के 2 रुपये बढ़ाने पर मेरा ख्याल है अब जब से हुकूमत आई है तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं, ऑब्वियसली मुश्किल फ़ैसले करने पड़े जिसको वो तस्लीम भी करते हैं कि हम लोगों ने अपनी सियासत की बजाय हमने रियासत को बचाया है। क्या मुल्क के हालात है ये भी हम बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने जो दावे किए थे और आज जिस तरीके से वो रूस के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अमेरिका के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो हमारे सामने है कि वो क्या बयानिए घड़े गए। तो हमें बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि जब एक घर में डाका डाला जाता है ना दुरे नयाब, तो उसको रिकवर होते होते एक टाइम लगता है। अब ये बिजली का मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि क्योंकि अभी उनको कल कोविड भी हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो एक जहाँ तक हम उनको जानते हैं एज बी बीट मैं जिस तरह कवर करता हूँ दुरे नयाब, क्योंकि ये लाहौर में बड़े अच्छे तरीके से उनको कवर करते थे, जानते कि जब वो आते हैं तो आवाम को रिलीफ देने की सिर्फ दावे नहीं होते बल्कि अमली तौर पर हमें इकदाम भी नज़र आते हैं। कोलेशन गवर्नमेंट है,
लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो जिस तरीके से महंगाई से जो है वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है और आवाम को रिलीफ मिलेगा, और जिस तरह कल इसहाक डार साहब आए कि पेट्रोल की कीमत में जिस तरीके से था कि शायद इजाफा ना कर दिया जाए तो फिर एकदम रोका गया। ये एक बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है कि जो जब से गवर्नमेंट में आए हैं टफ फैसले लिए, उसके असरात भी नज़र आए हैं सामने कि जिस तरीके से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ था तो ज़िमनी इलेक्शन लेकिन उमर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल महंगाई का मैं कहती हूँ ना वो एक सबब बन जाती हैं। अब अगर हम आम आवाम की बात करें, जैसे दुर्र नायाब ने स्टार्ट किया, अवाम बेचारे दुहाई दे रहे हैं, इस फैसले के बाद शदीद रद्द-ए-अमल अवाम का भी सामने आ रहा है। आप एक तरफ से रिलीफ देते हैं तो दूसरी तरफ से तकलीफ दे देते हैं, ये अवाम की स्टेटमेंट है। ये भी बात है ना कि चले पहले तो मुफ्ता साहब किसी और के कहने पे फैसला बिल्कुल ऐसे है, उनके बयानी भी आए, सीट से जाने के बाद उनके दुख जो है ना वो अंदर से निकले जो सीट पे नहीं थे। मुझे इस चीज से इख्तलाफ है कि जब आप सीट पे बैठे होते हैं ना तो आपको, जिस तरह सागदार साहब भी ऑन कर रहे हैं ना, आप मुश्किल फैसला किया है, बिजली का भी किया है, पेट्रोल का वापस लिया है, नहीं करने लगे थे कर दिया, अब उनको ऑन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जब सीट पे जाएं कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, जी मैं तो फैसले नहीं करता था, से आगाह करें, फैसले तो कहीं और होते थे। और अगर फैक्टर फिगर की बात की जाए ना तो फिर हमारे लिए हालात आगे बहुत मुश्किल है। अगर आप ये बात कर रही थे कि फिर हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, आप ऐसे सुबह सुबह लोग परेशान हो जाएंगे, आगे हालात पहले देखें मैंने आयशा ऑलरेडी मुझे काफी देर से ब्रेक का कह रही है, हमारी खतरनाक गुफ्तगू शुरू नहीं, पहले हौसला दिया दुरे को, मैंने खाने पिलाने की बातें की, फिर मैंने उस पर नहीं जी वाकई आगे महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है और लोग बेचारे एक्चुअली परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने पूरा घर चलाना है, पूरे घर का बजट मैनेज करना, उनके लिए ये चीजें जो है वो बोझ बनती चली जा रही हैं। लेकिन लोग कहाँ जाएं? अभी तो जी ये गर्मी सर्दी के हवाले से जिन लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, एजुकेशन देखनी है, वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। खैर हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे, फाइनली कोशिश करेंगे कोई अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर दे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और अब खबर है जी, हुकूमत फौरी तौर पर 25 अरब देने को तैयार है। शहर में ठोकरता जल्लो लाइट स्पीड ट्राम चलाने का ये मंसूबा है। कुछ फीचर्स में इसके चाहूँगी दुर्र नायाब पहले डिटेल्स में बताएं, आवाम को क्या फ़ायदा होगा और हुकूमत इतने पैसे कहाँ से देने को तैयार हो गई? देखें जी, ये पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा था कि जी हम आपके अंदर लाहौर शहर के अंदर चूँकि वैसे भी स्मोक की बड़ी परेशानी है तो हम ट्रैफिक के लिए ऐसा कुछ सस्टेनेबल प्लान देना चाहते हैं जिससे स्मोक में कमी हो और जिसमें इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक ट्राम है, आप लोगों को गाड़ियों और फ्यूल की कंजप्शन की तरफ से लेकर जाएं। अब हाँ जी, अब उन्होंने कहा जी कि आप बताएं हमें कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कर देते हैं, आपको बताएं आप। तो इन्होंने ये जो ट्राम वाला प्रोजेक्ट है ना, ये शहबाज शरीफ साहब का बुनियादी का प्रोजेक्ट था। वो ये चाहते थे कि ठोकर से जल्लो और जल्लो से ठोकर 22 माइल वन साइड बनती है, तो यहाँ पे एक लाइट ट्राम चले और नहर के दोनों तरफ जितनी चौड़ी चौड़ी जगह इनके पास अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होती, इसमें इतना जितना ट्राम का एक डब्बा होता है ना उतनी जगह ही रिक्वायर्ड होती है। साथ साथ ट्रैफिक चल रही होती है, साथ साथ लोग जो है पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहे होते हैं, दरमियान में ट्राम चल रही होती है। तो उनका ये प्रोजेक्ट था, मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है। फिर चलता रहा, वक्त के साथ इसकी कॉस्ट भी बढ़ती रही, अब तो खैर डबल हो गई। अब ADP ने कहा है कि जी हम इसको फौरी तौर पे करने को तैयार हैं, आप हमें बताएं कौन सा मॉड होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी ट्राम की ट्रेन आप कौन से मुल्क को फॉलो करेंगे। जिस तरह ऑरेंज लाइन जो है वो दुबई का रेप्लिका है, दुबई में जो ट्रेन चलती है ऑरेंज लाइन उसका रेप्लिका है। तो उन्होंने कहा जी आप हमें रेप्लिका बताएं कौन सा करना है, क्या करना है। तो उस पर डिस्कशन चल रही है। इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला है उनको ये LD हुकाम अपना पूरा एक प्रोसेस बता देगा जी कि ये प्रोसेस है, ये हो सकता है। लेकिन इसमें एक फड्डा पड़ सकता है, वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी कह सकती है कि ये हमारा काम है। अच्छा, एक तो काम खुद करना नहीं है, दूसरा उन्होंने ये भी कहना है कि कोई और भी ना करे। असल फड्डा ये है, असल फड्डा ये नहीं फड्डा पड़ सकता, असल फड्डा ये है कि ये गुजरात का प्रोजेक्ट नहीं है। और नहीं दुरे छोड़ दे भाई, और भाई छोड़ दो, ये गुजरात अब अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसको इन चीजों से अलग रखें। तनकीद जरूर करें, लेकिन दो बातें मुझे बड़ी कंफर्म है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा है जी कि एलिवेटेड के लिए वो फौरी तौर पे आधे पैसे खुद देने को तैयार है सरकार से, और आधे पैसे लोन दे सकते हैं। लोन की दो शर्तें हैं कि या बैंक को पंजाब से ले लें लोन जिस तरह पहले लिया गया, या फिर सरकार से LDA खुद लोन ले ले और बाद में LDA वापस कर दे, क्योंकि उस पर टोल में 7 अरब रुपए सालाना आपको वापस होना है, जिस तरह रिंग रोड से पैसा कमाया जा रहा है।
तो एक तो वो मुझे कंफर्म हो कि उसमें सीरियस है, दूसरा ये एडीबी का पैसा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो बेवकूफ है वो जाके छोटे से शहर में लगा मर्जी देंगे। कंफर्म है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि लाहौर में अच्छा जी। गुजरात में नहीं है, तो मेरा तो क्वेश्चन और एतराज वैलिड है। अब ये है कि जितने भी आपकी इस रूट पे आबादियां हैं वो सारी इसमें मुस्तफीद होंगी। इसमें बहुत बड़ी आबादी, अगर आप से माल रोड की पल्ली तरफ चले जाएं, रिंग रोड तक लेफ्ट राइट पे इतनी कंजेशन हो चुकी है, इतनी आबादियां आ चुकी हैं कि उनको ट्रैवलिंग के लिए आसानी मिलेगी। उसके बाद जितने इस तरफ आ जाएं आप आपकी ठोकर की तरफ आते आते जितनी भी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक है उसको भी आसानी मिलेगी, और वहाँ से वो ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की कनेक्टिविटी भी इनको मिल जाएगी। अगर ये ट्राम चल जाती है तो एंड से मेट्रो ऑरेंज लाइन की कनेक्टिविटी है, दरमियान में फिरोजपुर रोड पे जहाँ पे मुस्लिम टाउन अंडरपास आ जाता है वहाँ पे मेट्रो बस की कनेक्टिविटी है। आगे जब जाते हैं तो आप रिंग रोड पे जा सकते हैं और सारी चीज़ें आप लिए आसान हो जबरदस्त प्रोजेक्ट। अगर ये आज भी रिंग रोड के अंदर ऊपर 1, 2, 3 स्पेशल रूट्स चला दें थ्रू आउट रिंग रोड, तो आपको उससे भी अंदाजा होगा कि लोगों को कितनी आसानी भी होगी। जो यहाँ से बैठ के, जहाँ से बैठ के हमारे कैमरामैन राना साहब बैठे हैं, ये शेखुपुरा जाते हैं, अगर ये यहाँ से रिंग रोड से चढ़ें और सीधा उस बस पे बैठ के शादरा उतरे तो उनके लिए कितनी आसानी होगी। 50 रुपए या हार्डली 60 रुपए टिकट होगी। वो रूट को भी एक्टिवेट कर दे तो सोचें कि मैंने पूरे लाहौर में जहाँ भी जाना होगा, मैं एक बस, ट्राम, ट्रेन, ऑरेंज लाइन, मैं कहती हूँ मसले ही हल हो जाएंगे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा मंसूबा तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका एक बहुत बड़ा इशू जो रोड पे ट्रैफिक का है, फिर आपके मसाइल इतने सारे हैं कि लोग हर जगह आप पोल्यूशन नजर आ रही है, तो इससे बहुत सारे मसाइल इससे कम हो जाएंगे। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद कुछ बात होगी बच्चों के हिफाजती टीकाजात के प्रभाव से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। खबर हमारे पास ये है, बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाने के प्रोग्राम में शहरी लाहौर सबसे पीछे। अंदाज़ा करें आप, लाहौर शहर जिसको हम कहते हैं कि जी यहाँ पर जब कभी भी बड़े अस्पताल हैं, दूर दराज शहरों से लोग यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए लेकर आते हैं, और यहाँ पर हकीकत ही है महकमा सेहत बच्चों की सेहत से गाफिल है। एक तरफ आप कह रहे हैं हमने अपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार देना है, बार बार आप कैंपेन्स चला रहे हैं। ये बच्चों के हिफाजती टीकाजात, इनकी अहमियत क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, हमने 12 प्रोग्राम्स भी किए हैं। इसको नज़रअंदाज करना ये बहुत बड़ी गफलत है, और मेरे ख्याल से इसका नोटिस लेना चाहिए। दुरन आया, आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, पहले तो उमर से हम ये पूछेंगे कि हुकूमत कहाँ कहाँ टीके लगाने में मसरूफ है। अब अगर आपको वो अगर वो आपको फंड्स पे टीके, अवाम के जो टैक्सों की जो इनकम है उसके बेवसाइल जो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं वसाइल का, उस पे टीके, अब वहाँ पे जब आपको समझ आ जाएगी ना कि उनके फोकस किधर है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि डीफोकस सीईओ हेल्थ का ओहदा खाली है। फिर खबर शेयर की कि मां बच्चा सेहत प्रोग्राम बुरी तरह मुतासिर है। तकरीबन आपको पता है कि तकरीबन 10-12 दिन वालिद साहब के हॉस्पिटल रहा था, और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहा, मेयो हॉस्पिटल में, वहाँ पे डेंगू का अब्बू का इलाज होता रहा। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहाँ पर, आप यकीन करेंगे, जो टीका के हवाले से बात कर रहे हैं ना, पहले तो इस खबर पर आते हैं ना, आप अंदाज़ा लगाएं ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत बने। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें कहा, क्योंकि वो हमसाए भी थे कृष्ण नगर में, मैं कहा ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਡਾ की काम है सेहत नाल, कहते यार अल्लाह मालिक मेहनत करेंगे। उन्होंने डिलीवर किया। आप देखें शहबाज शरीफ के होते हुए अगर कोई वो ऐसे, वो तो बंदे की परख रखते हैं, वो आँख से अंदाज़ा झपक से अंदाज़ा लगा लेते कि बंदे की पोजीशन क्या है। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर का उन्होंने देखा, उन्होंने महकमा सेहत में उन्होंने डिलीवर किया। हालांकि उसका सेहत के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने बता रहा हूँ कि मेरे तो वो हमसाया है, तो मुझे पता है इस हवाले से, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। आवाम को रिलीफ मिला, सेहत के शोबे में इनकलाब नहीं, लेकिन बेहतरी ज़रूर, बहुत बेहतरी आई। ठीक, अब यास्मीन राशिद का ताल्लुक भी, क्योंकि हमारे हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, वो डॉक्टर हैं, और आप यकीन करें मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था, मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी और का नहीं, कि ये डॉक्टर हैं, ये इंशाअल्लाह ताला बेहतर, देखें दुआ करनी चाहिए ना, अच्छी आवाम का भला होगा। जनाब मैं 10 दिन हॉस्पिटल रहा हूँ, दवाइयाँ वहाँ पे नहीं, वार्ड बॉय वहाँ पे नहीं, स्टाफ वहाँ पे नहीं। आप यकीन करें, मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता रहा हूँ, मेयो हॉस्पिटल, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन स्टाफ, लेकिन एक डॉक्टर की अगर कैपेसिटी 5 बंदे देखने की है और उस पर 50 से 150 आ जाएंगे, वो कैसे देखेंगे? एक स्टाफ मैं बता रहा हूँ कि आप वो जो कनोला के क्या वो जो लगाने वाले होते तो उसे लगाए, हाँ, तो उसे वो लगाने वाले एक बंदा है और वो 50-40 को डील कर रहे हैं। स्टाफ हमें कहें आप लोगों के लिए भी तो मुश्किल है। मैं सरकारी अस्पताल की मैं तो गवाह हूँ, मैं ये 10 दिन मैं फेस करके आ रहा हूँ मेरे हॉस्पिटल में।
तो मैं वहाँ पे वो देखता था, तो वो ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप कम से कम हमारी आवाज़ ही उठा दीजिएगा कि वहाँ पर जाके। और मैंने देखा वो बेचारे, देखिए ना, जब अगर हमारी इंसानी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, उन पर 200 पेशेंट्स का प्रेशर हो, बेचारों पे इतना बर्डन है कि फिर उनके रवैये जो है वहाँ वो डॉक्टर्स और मैं मेडिकल स्टाफ की बात करूँ, वो वहाँ पे बड़ा बेहतरीन, लेकिन उसके बावजूद जब स्टाफ अब मुझे बताएं वहाँ पे दुरे, आप यकीन करें, आप अल्लाह ना करे आप लोगों को में से किसी को भी अस्पताल जाना पड़े, लेकिन दवाइयाँ तक नहीं है। बिल्कुल शर्म की बात नहीं, ये शर्म की बात नहीं है ना, आप मुझे बताएं। प्रोग्राम की बात तो यूनियन काउंसिल के लेवल पर घरों के करीब मराकज ऐसे बनाए गए हैं जहां पर लोग जाते थे, और उसके अलावा आपके डोर स्टेप पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, हर इलाके में सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे ये फैसिलिटी। उसके बाद शहर लाहौर इतना पीछे दुरे ने, आप रीजन क्या है? नेशनल लेवल पे भी स्टडीज हो चुकी हैं, पूरे कौमी सतह पे स्टडीज हो चुकी है कि लाहौर के अंदर हेपेटाइटिस का मसला जो है वो सर उठा रहा है। और आने वाले दौर में मैं अपने ही टीवी पे डॉक्टर गयासुन नबी तैयब साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने जितने खुल के बात की है कि आइंदा तो हर 10 में से 5 लोग आपको हेपेटाइटिस का लाहौर में शिकार मिलेंगे। पानी यहाँ साफ नहीं है, आबोहवा यहाँ साफ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें आपकी यहाँ साफ नहीं है, हर बंदे का जिगर मुतासिर है। 99% लोगों को अगर वो अपना करवाएं, कोई ना कोई किसी ना किसी को फैटी लीवर होगा, किसी के लीवर को और कुछ इश्यूज होगा। अब तकरीबन सबके फैटी लीवर। जब हमारे टेस्ट हुए थे मेडिकल, तो हमारे यहाँ जब ऑफिस में स्क्रीनिंग कराई गई, हमारे ऑफिस की मेहरबानी है उन्होंने करा दी, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें तब पता लगी कि हमारे साथ कौन कौन सी हमने एहतियात क्या बरतनी है। हमारे अंदर हेपेटाइटिस का इतना संगीन मसला खड़ा होने जा रहा है और ये खामोश होकर बैठे हैं। और मुझे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की नहीं समझ आ रही कि सियासत अपनी जो है, आप सियासत करें, हम आपको मानते हैं, हम आपको मानते हैं कि आप बेहतरीन सियासतदान हैं, हम आपको मानते हैं कि आप इस जो सूबे की सबसे बेहतरीन वजीर सेहत भी होंगी, लेकिन क्या वजह है कि यही ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम कर रहे थे, यही मशीनरी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम कर रही थी, तब दवाइयाँ भी मिल रही थी, पैनाडोल भी मिल रही थी, वो 3 सीसी 5 सीसी भी मिल रही थी। दुखती रग होते हैं ना, उसमें मैं तो वो देख कर आ रहा हूँ, बिल्कुल बात दुरुस्त करें कि शहबाज शरीफ जब थे तो बाहर से किसी को लाने की, अब डॉक्टर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका कसूर नहीं है, वो बेचारे क्या, अच्छा आप अंदाज़ा लगाएं ना, अब कितनी तकलीफ होती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो टेप जो सी होती है ना, जो लगानी होती है, वो तक नहीं थी, तो उसकी वजह से, मैं किसी और का बात नहीं बता रहा, मेरे अपने वाले साहब के वो बार बार वो निकल गई और उनके प्लेटलेट्स भी 10,000 तक रह गए थे। अब मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मुझे, और आप देखें वहाँ पे चीज़ें नहीं है, वहाँ पे स्टाफ क्या करे, फिर लोग शहबाज शरीफ को याद करते हैं, लोग फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ वो था जो कहता नहीं था, करके दिखाता था। आप तो ये दावा करते थे कि जो है शहबाज शरीफ सारे पैसे जो उनसे वो सड़कों पुलों पे लगा देता है, तालीम सेहत पे, लेकिन आज वक्त साबित कर रहा है, यही कहते हैं, आज वक्त साबित कर रहा है कि फिर वो शहबाज शरीफ, हम तो यही कहते हैं लाहौर के अस्पतालों को छोड़ें, परवेज इलाही साहब मंडी बहाउद्दीन गुजरात, इनके अस्पतालों में जाके देख लें, कोई बात नहीं, इन्हीं के सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज कराने के, वही गुजरात के अच्छे अस्पताल बना दे, चले हमारे सैयद रिजवान नकवी साहब वहाँ रहते हैं, हम तो उनके वही जाके सस कर लेना। लेकिन ये सेहत सहूलियात जो हैं, ये जब तक आम आदमी की पहुंच में नहीं होंगी, हम यहाँ पे देख रहे हैं गरीब बेचारे जो है वो पिसते चले जा रहे हैं, जिंदगी की बाजी हारते चले जा रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, अस्पतालों में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। आगे गैस तो बिल्कुल नहीं आनी, आपको ऑल्टरनेट का ही इंतजाम करना पड़ना है, लेकिन उस पर भी एक तो महंगी आपको LPG अफोर्ड करनी पड़ती है, दूसरे फिर जो सस्ते सिलेंडर लेकर आप नुकसान जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और खबर हमारे पास क्या है जी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिलेंडर्स लीक होने का इंकशाफ हुआ है। लीकेज सार्फिन के लिए खतरे की अलामत बन गई। अच्छा, ये वही वाले सिलेंडर तो नहीं जिनकी फ्री डिलीवरी उम्र कहा गया था? अब ये तो अब देखें, ये देखनी चाहिए चीज़ें कि एक तरफ तो आप अवाम आपके कंपनी के सिलेंडर से अगर ये शिकायत आ रही है तो माजरत के साथ, हम तो कहते हैं कि बाहर से आपको नाकिस सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी इसीलिए कहते हैं कि जो स्पेशली इस तरह की कंपनीज होती हैं और जो गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, तो उनमें वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ज़रूर होना चाहिए वहाँ। अब देखें, अगर तो ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, छोटा सा खतरा। अल्लाह ना करे, हमने तो देखा है ना, अक्सर
जो है वो छोटी सी कोताही की वजह से बड़े बड़े अल्लाह रहम हादसा। करे, बहुत बहुत बड़े वाकयात तो हुए, हमने खुद रिपोर्ट इसलिए इसको भी देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो ये इनका नया इनिशिएटिव था कि जी वहाँ से वो ये सिलेंडर देंगे, फ्री डिलीवरी के हाँ फ्री डिलीवरी करेंगे, और दूसरी जानिब अभी से ये मसाइल आ गए तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा ना हो। देखिए, अगर इस पर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो अपने घर घर मौत बांटने वाला काम कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि एक नाकिस सिलेंडर की वजह से आए रोज़ जो हम खबरें देते रहते हैं और आए रोज़ जितने खौफनाक धमाके अब हो रहे हैं सिलेंडर की वजह से, ना सिर्फ पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होते थे, अब घरों में होना शुरू हो गए। और हमारे लोग क्या करें, लोग सस्ती चीज ढूंढते हैं, कहीं से मिल जाए, महंगाई इतनी ज्यादा है। लोगों के पास देखिए ना 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल पुराने सिलेंडर चल रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, अवेयरनेस नहीं, चेकिंग करानी है तो कैसे करानी है लोगों को वाकई। क्योंकि ये देखें ना, ये बहुत बड़े बड़े हादसा हमने देखे, पूरी पूरी फैमिलीज तबाह हो गई हैं। लेकिन उमर, लोग अवेयरनेस हो भी ना तो लोग आजकल महंगाई से इतना तंग है कि सस्ती चीज ढूंढ रहे हैं, तो उनको सस्ती जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो आप और मैं भी सस्ती चीज ढूंढते हैं। कुछ एहतियात उम्र होनी चाहिए कि आप सिलेंडर अगर किचन में लगा रहे हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर ऊपर है तो कोई बालकोनी होगी, छत होगी, आप थोड़ा पाइप लंबा करके सिलेंडर को छत पे रखें, बालकोनी में रखें। या कुछ लोगों के छोटे घर हैं, जिस तरह मेरे घर के पीछे एक छोटा सा पैशू है, तो किचन उसके साथ है, तो खिड़की से बाहर निकल के सिलेंडर पैशू में रखते हैं। मेरी भी ये सिचुएशन तो इतना एहतियात तो करना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चूल्हा है और नीचे वो छोटा सा बनाया, नीचे सिलेंडर, ये तो मौत को दावत, ये तो मौत को दावत दे रहे हैं आप। ये तो मतलब देखिए, इसमें तो खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। जान है तो जहान है। नहीं, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल आप किसको कहेंगे ना, मुझे ये बता दें। चलें, अवाम बाहर से सस्ते सिलेंडर खरीदती है, अवाम रिस्पॉन्सिबल है। इसका रिस्पॉन्सिबल वही है जो 50-50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और बैठ के वो बहुत फॉरेन डिग्रीज लेने के बाद कोई ऐसी चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे गरीब कौम जो है ना मजीद मुश्किलात के शिकार हो जाएगी। तो उनके आगे हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि आपकी डिग्रियां भी हमने मान ली, आपकी कैपेबिलिटी भी मान ली, लेकिन कुछ करके भी दिखा दें। आप इतने हाई पैकेजेस आप बैठ के लेस्को और इसमें सुई गैस में ले रहे हैं कि खुद हम हैरान हो जाते हैं। इतनी लग्जरी गाड़ियां आप अफोर्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे कमाल हो जाता है। आपके घरों में सस्ती गैस है, बल्कि मुफ्त गैस है, आपके घरों में मुफ्त बिजली है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, आवाम के साथ ये वाला मजाक ना करें। ये तो डायरेक्ट आप आवाम के खतरा बांट रहे हैं और उनकी जानों पर आप जो है वो मजाक कर रहे हैं। बनाना चाहिए ना, आप जो सिलेंडर में गैस भर के दे रहे हैं तो आपके पास गेज होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी भी चेक करें कि क्या ये इतना प्रेशर सिलेंडर उठा सकता है, नहीं उठा सकता। और आपने एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अगर 20 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 18 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। दुर्रे ने आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। वेलकम बैक की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देनी है, जो कि अच्छी खबर का सिलसिला हमने शुरू किया लाहौर चिड़ियाघर से, जहां पर बच्चे अब जाएंगे तो मजीद जानवरों से महसूस हो सकेंगे, जहां पर जानवरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। और बहुत देर से हम बच्चों से ये शिकायतें सुन रहे थे, ऑल्दो जो बच्चों के फेवरेट जानवर हैं वो अभी भी रखने की ज़रूरत है। बच्चों का कहना है कि वहाँ पर हाथी भी होना चाहिए, जिराफ भी होना चाहिए, लेकिन अब एक स्टेप तो कम से कम लिया गया है, जानवरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मैं आपको ये बताती हूँ जी, 16 जो बतखें हैं वो इसमें ऐड की जा रही हैं और इसके साथ साथ ब्रीडिंग बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मजीद जानवरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में पंजाब अड़ियाल की मादा और सांबर हिरन की मादा जल्लो पार्क से शिफ्ट यहाँ पे कर दी जाएगी। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अब वो बच्चे जो कि चिड़ियाघर जाते हैं और उनको एक्साइटमेंट ये होती है कि उन्होंने बहुत सारे जानवर देखने हैं, सो यहाँ पर जी ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जानवर बढ़ाने के लिए, मजीद जानवर लेके आने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव ले लिया गया है। सो हम बच्चों को कहेंगे कि ज़रूर चिड़ियाघर जाएं ताकि इन जानवरों को देख के वो भी महसूस हो सके। अब जी आगे बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट है जी, जो मैंने आपको कल भी अनाउंस किया था, आज फिर मैं अनाउंस कर रही हूं कि अगर आपकी बर्थडे है सो आज आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजेंगे। अगर आपकी कल बर्थडे है, हम आपको अपने स्पेशल सेगमेंट में बर्थडे विश करेंगे और आपकी पिक्चर्स भी ऑन एयर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, आप देख सकते हैं और आप हमें अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बर्थडे विश करेंगे और आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे। आज बर्थडे है जी, जो हमारा स्टार सेगमेंट है, सबसे पहले हम उससे आगाज करते हैं जी, वकार यूनुस। और इसके साथ साथ वीडियो मैसेज भी अगर आप भेजना चाह रहे हैं, किसी को अपने लव वंस को बर्थडे विश करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम ऑन एयर
करेंगे। आप हमें अपने वीडियो मैसेज, अपने पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करने लगे हैं जी हम डिजिटल चालान की, जिसका कल से बाकायदा आगाज हो गया और पॉइंट जो डिसाइड किया गया मॉल रोड है। ऑल्दो अगर आप कुछ जिद्दत लेकर आ रहे हैं, अगर आप पेपरलेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो आई मस्ट से कि इसका आपको पूरे शहर में तलाक करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज का आगाज चूंकि मॉल रोड, जिसको मॉडल शाहरा शहरी लाहौर का दिल कहा जाता है, तो शहरियों को अब जरूरत है खबरदार और होशियार रहने की। अगर आप मॉल रोड पर जा रहे हैं तो डिजिटल चालान हो सकता है, आपको थोड़ा सा जो है वो फोकस रहना है। वैसे तो आप शहर में कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कवानीन की पाबंदी करनी है, आपको चालान से बचना ही बचना है। मॉल रोड पर अब ये चीज़ है जी, अगर आप वायलेशन करेंगे चालान तो होगा और वो डिजिटल होगा, आपको पर्ची हाथ में नहीं थमाई जाएगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश ये कीजिए कि कवानीन की पाबंदी करें। और ये जो सिस्टम नया लाया जा रहा है, आई डोंट नो कि हर चीज़ का आगाज़ मॉल रोड से क्यों हो रहा है। शहर लाहौर का दिल है, यहाँ तो लोग एंजॉय करते हैं सफ़र करते हुए, आसपास बिल्डिंग्स ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पर कवानीन की पाबंदी के साथ साथ शहर की दूसरी शाहराओं पर भी ज़रूरी है। कोशिश ये कीजिए कि आपको चालान की नौबत ही ना आए। लेकिन ये इनिशिएटिव जो लिया गया अच्छी चीज़ है, आपको डिजिटल हर चीज़ को करना है, लेकिन पूरे शहर में। ब्रेक के बाद हमने वापस आना है, फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश और कहीं पर भी कोई फलाही काम हो तो हमेशा आपने एक नाम सुना होगा जो कि हर जुबान ज़द-ए-आम भी रहता है और हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है, उख़ुवत फाउंडेशन। अगर बात की जाए सेहत, तालीम या फिर किसी भी तरह से वो मामलात जहाँ पर लोग तंग हैं, कर्ज़ हसना की बात हो, वो फिर तालीम आम करने की और आसान करने की बात हो, वो फिर चाहे सेहत सहूलियात आवाम की पहुँच तक पहुँचाने की बात हो जो कि उससे महरूम है, या फिर बात हो उन लोगों की जो कि अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, फिर हमारे सामने कोई बड़ी आफत आ जाए, चाहे वो कोविड है, चाहे वो फिर सैलाब आया, तो हमने हमेशा देखा कि अख़ुवत फाउंडेशन पेश रही। लेकिन क्योंकि मौजूदा हालात कुछ सियासी कशमकश, कुछ दौड़ आगे निकल जाने की, हम भूल गए अपने सैलाबज़दगान बहन भाइयों को, क्योंकि वो अब परेशान हैं। वो जो रिहैबिलिटेशन का काम था वो अब बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। फिर ये सैलाबज़दा बहन भाई जो हैं किसी की मदद के मुंतज़िर हैं। ऐसे में अख़ुवत फाउंडेशन किस तरह इनकी मदद के लिए काम कर रही है, चेयरमैन अख़ुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे और उससे जान लेंगे अख़ुवत फाउंडेशन इस सिलसिले में क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई आप किसी भी काम का या सिलसिला ऐसा उठाते हैं कि आपने किसी की खिदमत करनी है, फॉर द टाइम बीइंग लोग वो करते हैं, उसके बाद अपनी मसरूफियात। हम हुकूमत को देख लें, हमारे सामने मिसाल है जी, आपने दुखी इंसानियत की खिदमत कर ली, सैलाब आया, वावेला मच गया जी, हुकूमत ये जा रही है, इतना सामान हो रहा है, इतना सामान पहुँचाया जा रहा है, अब सभी चुप है। अख़ुवत फाउंडेशन को नहीं ब्रेक लगती, उसकी वजह क्या है? देखें, बात यह है कि वो जो कहते हैं ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मुझे किसी के बारे में कुछ कहने का हक हासिल नहीं है, लेकिन मैं अपने वतन के हर शहरी को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुश्किलात के दिन गुज़रे नहीं हैं। अभी हमें याद करना है उन माँओं को, बहनों को, बेटियों को जो खुले आसमान तले या खैमों के अंदर बैठी हैं और वो सारा घर मुंतज़र है कि कब उनकी छत बनेगी और कब वो अपने घर वापस लौटेंगे। बेपनाह मदद की गई है कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। विजिट करके आए हैं, सो अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, क्या अभी भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, मैं पिछले दिनों 3 दिन पहले मैं सक्खर गया, जैकबाबाद गया, शिकारपुर गया, फिर जाफराबाद बलूचिस्तान के ज़िले में घूमता रहा। सड़कों पर अभी भी सैकड़ों की तादाद में खैमे लगे हुए हैं और मीलों दूर पानी नज़र आता है। यानी उनकी चावल की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, अब वो गंदम की फसल कब बोएंगे? पानी वहीं पर है, पानी आगे निकल नहीं रहा, उसका निकास नहीं हो रहा। तो फिर ये तो इस कौम की मोहब्बत है कि उनको खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं आ रही, लेकिन बात यह है ना कि ये कब तक? अब उनको वापस घर लौटना है, अपने नई फसल बीजनी है, अपनी ज़िंदगी का कारोबार शुरू करना है, तो उनकी बहाली के ऊपर अभी हमारा जो फोकस है वो मेरा लगता है मुझे
कि वो थोड़ा सा हम उससे दूर हो गए हैं कि रिलीफ के काम में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया गया, लेकिन उनको उनके घरों की तामीर कैसे करके हम देंगे, उनको नई फसल के लिए खाद, बीज और अद्वियात और बाकी चीज़ें कैसे फराहम करेंगे, उनके जो छोटे छोटे कारोबार बह गए उनको कैसे रीस्टोर करेंगे। तो ये मैं अहले वतन को दोबारा से कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर से इधर को नज़र कीजिए, उनको बहाल करने में मदद कीजिए, उनको मुस्तकिल आबाद करने में मदद कीजिए, वरना ये हमारे बहन भाई कब तक सड़क के किनारे बैठेंगे। कोई शहरों का रुख करेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, भूख है और फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, फिर बच्चे कब स्कूल जाएंगे, बच्चों को कब किताब मिलेगी। तो ये बहाली का अमल, रेस्क्यू भी हो गया, रिलीफ भी हो गया। अक़ुवत फाउंडेशन तक लोग पहुंच रहे हैं, बहाली के अमल में जी हिस्सा ले हाँ, रहे हैं। अब तक हमने तकरीबन 2000 घरानों को कोई 35 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम दी है, और ये रकम भी कर्ज़ हसन है। वो लोग कहते हैं कि हम 2-3-4 सालों में ये 2-3 हज़ार रुपये, 1.5 हज़ार रुपये करके वापस कर देंगे। तो 2000 घरों के लिए हम ये रकम फराहम कर चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 70-80% लोगों ने घर बना भी लिए हैं, वो वापस भी लौट गए हैं। तो हमारे महदूद वसाइल के मुताबिक हम 10,000 घर बना सकते हैं, लेकिन 10,000 नहीं, कम अज़ कम 1 लाख घर हमें बनाना है कम अज़ कम। बाकी 2-3-4 लाख ये तो अभी सर्वेस मुकम्मल होंगे। तो ये जो इमीडिएट नीड है, जिनका एक एक कमरा है या जिनके 2-2 कमरे हैं, या जिनकी छत गिर गई है लेकिन बाकी बिल्डिंग मटेरियल मौजूद है, वो कहते हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हमें मिल जाए तो हम बेहतरीन रिस्टोरेशन, रीबिल्ड कर लेंगे और अपने बच्चों को लेकर सर छुपा लेंगे। तो अब हम अभी तक हम हर सूबे में हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह किया है। तो सिंध में सबसे ज़्यादा किया है, फिर बलूचिस्तान में किया है। तो अब हम 2000 घरों को तमीर होते हुए देख रहे हैं और उसमें से 80% तमीर हो चुके हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आपका इतना बड़ा घर अल्लाह ताला ने दिया है, हम सबको घर दिया, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, छत दी है। तो किसी शख्स का घर अगर लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बन जाए और फिर वो पैसे भी वापस करके ताकि एक और घर बन जाए, फिर वो वापस करे ताकि एक और घर बन जाए, तो ये हमारी तरफ से मोहब्बत का इजहार भी है और सदका जारिया भी है। तो पाकिस्तान के हर शहरी से मैं ये कहता हूँ कि अख़ुवत के रिहेबिलिटेशन फ़ंड में जो घरों की तामीर के लिए है, या फिर जिन लोगों ने घर बना लिए हैं उनको हम कहते हैं कि ज़राअत के लिए थोड़े से पैसे ले लो, जाके अपना खाद बीज खरीदो और ज़राअत करो। तो ये रिहेबिलिटेशन पैकेज हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, एग्रीकल्चर एंड रीस्टार्टिंग देयर बिजनेसेस, इसके लिए है। तो इसमें हमारी मदद करें। हुकूमत से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपनी काविशों को तेज़ करे, जिन लोगों को उन्होंने मदद देनी है वो फौरी तौर पर पहुँच जाए। देखिए सर्दियाँ जो हैं वो दस्तक नहीं दे रही, वो पहुँच चुकी हैं। बिल्कुल। उन इलाकों में जो सर्द हवाएं जब चलती हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है। क्या ये सर्दियों का सामान भी वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत अभी भी है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सामान ऑलरेडी बहुत भिजवाया है। जी, सर्दियों का सामान यह है कि अभी हाल ही में हमें दुनिया फाउंडेशन की तरफ से 10,000 गर्म जैकेट्स फराहम की गई। बैरून मुल्क से हमें बेपनाह कंबल, ब्लैंकेट्स और बाकी चीज़ें आ रही हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने हमें लिहाफ बना के दिए हैं। तो सफ़ायर नामी एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमें हज़ारों लिहाफ बना के दिए ताकि इनको दें। यानी ये चीज़ें तो गर्म कपड़े भी ज़रूरी हैं, लेकिन गर्म कपड़े में रात बसर नहीं होती। रात बसर करने के लिए तो छत चाहिए ना। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं। कोई अगर गर्म कपड़े दे सकना चाहता है तो वो भी दे सकता है। कोई 50,000 रुपये, या 2 लोग मिलके किसी का घर बना सकते हैं, 3 लोग मिलके किसी का घर बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सूबे में जाके घर बनाया है। और डॉक्टर साहब, अब लोग जो राब्ता करना चाह रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म बता दें किस तरह से आपसे? जी, हमारी पोर्टल पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के नाम से जो हमारी बैंक अकाउंट्स है वहाँ पे जमा करवा दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ एक 8988 इस पर आप डोनेट लिख दें, ये डायल करके डोनेट लिख दें, 20 रुपये आपका सदका चला जाएगा। तो 20 रुपये जितने भी सुनने वाले हैं हज़ारों होंगे, तो उनको 20 से ज़रब देना तो लाखों रुपए बन जाएंगे। एक ही लम्हे में एक घर आपके नाम का बन जाएगा, ये आपका ज़रिए से सदका होगा। तो 8988 पे 20 रुपये का रोज़ दिन में 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, या एक दिन या हफ्ते में एक दिन ये सदका दें। या हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारी अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के जो टाइटल है, हर बैंक में हमारे अकाउंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप वैसे तो अच्छी चीज़ है, सदका आप करें आपकी 100 बलाओं को टालता है, तो ये आप अगर सदका करेंगे तो दुखी इंसान की खिदमत भी हो जाएगी, इसका सवाब भी आपको दुगना मिलेगा। अखुवत के सैलाब-ज़दगान के लिए तो आप काम कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है, कुछ मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं? जी, नए प्रोजेक्ट जो है कि हम इन्हीं इलाकों के बच्चों को आईटी की तरबियत देना चाहते हैं। ग्रेट। हम उनको 3-3, 4-4 महीने के आईटी के कोर्सेज करवाएंगे, फिर उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। और ये जो आपने देखा ना वीए वर्चुअल असिस्टेंस ऑन अमेज़ॉन और बाकी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वेब डिज़ाइनिंग के, ई मार्केटिंग के, ई कॉमर्स के, तो हमने अपने लाहौर में एक बहुत बड़ा और कराची में एक बहुत बड़े सेंटर्स बनाए हैं। वहाँ से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को दूर दूर। आप अंदाज़ा करें कि आरमरा बलूचिस्तान में जो है वो एक साहली शहर है, तो वहाँ पर हम बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, राजनपुर में दे रहे हैं, फिर इसी तरह नौशहरा में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि 10, 15, 20 हज़ार ख़ानदानों के बच्चों को आईटीसी ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनको वो घर बैठे हुए लड़कियों को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। यानी वो ख़वातीन जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं वो ये ट्रेनिंग ले लें। आप यकीन करें अगर जहानत है और मेहनत की आदत है और आगे बढ़ने का जज्बा और शौक़ है तो ये 30, 40, 50 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो एक हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हमने इन बच्चों को इस तरीके से आईटी के कोर्सेज़ के ज़रिए से और फिर हैंड होल्डिंग के ज़रिए से वो हम करेंगे। और बाकी घरों की तामीर है, लेकिन दीगर प्रोग्राम तो आप जानती हैं हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। फिर कर्ज़ हसन का एक जो दूसरा प्रोग्राम है उसके ज़रिए से अरब रुपये लोगों तक जाते हैं। तो बात वही है जी कि हमें बहुत जल्द हम भूल जाते हैं, हम मुश्किल को वक्त को भूल जाते हैं। अब आँख ओझल पहाड़ ओझल कौन जाने कि दाजल में और ठट्ठा में और सजावल में और वो जब तक चीज़ें खबरों की ज़ीनत बनी रही, आप तक पहुंचती रही तो आपको पता लगता रहा कि कोई परेशान है, लेकिन वो सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। घर जब तक सर पे छत नहीं होगी किस तरह से ये लोग गुजर बसर करेंगे। बच्चों के लिए ज़ाहिरी बात है, आप खाना पीना तो है, ज़िंदगी का अमल तो नहीं रुकेगा, आपको बच्चों के लिए कोई आपका ज़रिया मुआश भी चाहिए। सो दोनों चीज़ें होंगी तो फिर ज़िंदगी गुजर सकेगी। सो इसके लिए आपको हेल्प करनी ही करनी है। डॉक्टर साहब, लोग समझते हैं कि अगर आपने हेल्प करनी है, कुछ सदका करना है तो बहुत सारे पैसे होने चाहिए। क्या आप थोड़े से पैसे शर्माते हैं ना लोग, इतने से पैसे लेकर जाएं? बिल्कुल नहीं, ये 1 रुपया भी सदका है, 10 रुपये भी सदके हैं, 20 रुपये भी सदका है। देखिए आपने अपनी तौफीक के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक देना है। आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं ना तो उसको भी खुशी का एहसास होता है, ये भी सदका है। आप रास्ते से ईंट हटा देते हैं, ये भी सदका है। आप किसी का हाथ थाम के उसको कहते हैं कि डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भी एक सदका है। तो सदका तो जो है ये एक हमारे किरदार का, हमारे कंडक्ट का, हमारे तर्ज़ अमल का एक ऐसा हिस्सा बन जाना चाहिए। सिर्फ पैसे को सदका नहीं समझते। आप किसी को किताब दे दें, आप किसी को पानी पिला दें, आप अपने घर की छत पर एक छोटा सा प्याला रख दें तो ये परिंदे आएंगे और आकर वो पानी पिएंगे, पानी का कतरा, तो वो भी सदका है। अल्लाह ताला ने कहा मेरी मखलूक की खिदमत करो, ये नहीं कहा कि सिर्फ इंसान की खिदमत करो। तो मखलूक में इंसान भी है, चरिंद और परिंद भी हैं। तो इन सब की ये दुनिया जो है ये और ख़ूबसूरत हो जाएगी अगर हम सदक़े की एसेंस को, जो कहते हैं सदक़े के जौहर को समझें, मकसद जो है उसका रूह को समझ लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैसेज देना क्या चाहेंगे देखने वालों को? वो तो आपने बता दिया कि आपसे रब्ता लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैसेज आपका लोगों के लिए क्या? मैसेज मेरा ये है कि अगर हमने इस मुल्क को महफूज रखना है ना, अगर इस मुल्क को तरक्की करते हुए देखना है, या चलें इस छोड़ दें, आपने खुदा की रज़ा के हसूल के लिए कोई काम करना है तो सदका देने को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लें। कुछ ना कुछ देते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और क्यों हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं? तहम्मुल क्यों नहीं लेके आते, बर्दाश्त क्यों नहीं लेके आते? किसी को माफ़ कर देना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो काम आप करें। किसी की गलती हम भी करते हैं, हम चाहते हैं हमारी गलती माफ़ हो जाए, तो हम किसी की गलती को भी तो माफ़ कर दें। बिल्कुल। तो मेरा तो पैगाम यही है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, सदका
और किसी एक शख्स को अपना बना लें। और ये चीज़ अगर आप करना शुरू कर देंगे, यकीन माने आपकी ज़िंदगी खुद इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, सुकून भी आ जाएगा, सब अच्छा भी होगा और वो दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी संवरती चली जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वो जो दावा किया करते थे कि आवाम का पैसा ज़ाया नहीं किया जाएगा, आवाम का पैसा उन्हीं पर लगाया जाएगा, ये जो महाना 10 करोड़ पे सिक्योरिटी दी जा रही है, ये जो ज़मान पार्क की दीवारें जो हैं वो बम प्रूफ कराई जा रही हैं, जो 10,000 एहलकार वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, ये कैसा लॉन्ग मार्च है जो कि अपने साथ इतना पैसा बहा के लेकर जा रहा है और दावों के बिल्कुल बरक्स हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो इरफान हमें ज़मान पार्क की सूरत हाल तो बता रहे थे, जो 32 मोर्चे बनाए गए हैं, नो गो एरिया बना दिया गया है, 10,000 एहलकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें एक तरफ। अब ये लॉन्ग मार्च किस जो है समत में जाता आपको नज़र आ रहा है? अगर इतना पैसा लगता रहेगा तो फिर अवाम कहाँ पर जाएंगे? हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम बुखारी साहब, जो कि चीफ एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ तो ये सिक्योरिटी बेतहाशा जो कि समझ से बाहर है, शहर लाहौर एक बड़ा शहर है जिसके हालात इस वक्त क्या हैं कि जी अवाम के जानो माल का कोई मुहाफिज नहीं है। एक तरफ मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी है, 2-3 जगहों पर सिक्योरिटी हमारी तैनात है, और ये सब चीज़ें एक तरफ। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क, जिसको नो गो एरिया बना दिया गया, 10,000 एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, 32 मोर्चे पुलिस के बनाए गए हैं, आप दीवारों को बम प्रूफ कर रही हैं। सीएम साहब ने कहा है कि जाती उम्रा के लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए, रेस्क्यू, ईच एंड एवरीथिंग, वहां पे सब चीजें दस्तयाब हैं। ये कैसा लॉन्ग मार्च है? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जाती उम्रा के बारे में जो तराने ये गाया करते थे, वहाँ पर इतना करोड़ रुपया खर्च हो गया, वहाँ सिक्योरिटी पर इतने एहलकार हैं, वो सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। जो जो दावा वो करते रहे माजी में, उसके हर चीज के उलट कर रहे हैं। पहले बनी गला जो है उसको फोर्टिफाई किया गया, आपको पता है कि वहाँ पर भी 600 से 700 एहलकार ड्यूटी देता है। इसी तरीके से वहाँ की सड़कों का पर जो रश जो है, वो जब इनकी मूवमेंट होती है तो सड़कों पर क्योंकि ट्रैफिक रोक दी जाती है, तो वो एक अजाब अपनी जगह है। और अब इस्लामाबाद के बाद बारी आई है लाहौर की। पहले लाहौर के तो पहले ही मिसाइल बहुत ज्यादा थे, जब कभी वो यहाँ वैसे तशरीफ लाते थे तो लाहौर की ट्रैफिक का अजाब शुरू हो जाता था। और अब एक इंतहाई हार्टलैंड के अंदर ज़मान पार्क, जहाँ उनका घर है, वो अगर आप जाके देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई फौजी फोर्टिफिकेशन बनाई जा रही है। कुछ समझ में नहीं आती है चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या क्या उनके मसाइल हैं, लेकिन अजीबो गरीब मंजरनामा है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी गैर मुल्की फौज का कोई हमला होने वाला है। तो अब उनके पास जवाब ये है कि जो उनके ऊपर वजीराबाद में अटैक हुआ था, वो उसको जवाब बना के अपनी सिक्योरिटी को और फोर्टिफाई कर रहे हैं। कितना पैसा लग रहा है पंजाब हुकूमत का, ये उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग मार्च का, वो जो आपने कहा, वो उसकी कोई सिम्त नजर नहीं आ रही है। कभी वो कहते थे कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम पिंडी जाएंगे। पहले उनका ख्याल ये था कि इंसानी सरों का समंदर निकलेगा, वो समंदर तो नहीं निकला। वो नहरें, छोटी छोटी आर्टरीज हमें दिखाई दे रही हैं। वो क्राउड भी बरकरार नहीं रहा, वो जो लेके चले थे लाहौर से, हालांकि वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग क्राउड था उनके दावों की सूरत में अगर आप देखें तो। और वजीराबाद पहुंचते पहुंचते इतना थिन आउट हो गया है वो कि उन्हें अब दूसरी आर्टरीज से भी जुलूस निकालना पड़ रहे हैं। असद उमर साहब तोबा से लेके आ रहे हैं, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं से लेके चल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट तो उसका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इसलिए कि क्राउड थिन आउट हो रहा है। अभी तक जो हमने बुखारी साहब, इम्पैक्ट तो कम हो रहा है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लगता जा रहा है। कोई इस पे पूछने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अवाम का पैसा इन्होंने तो सेव करना था, ये तो अवाम के पैसे को उड़ा रहे हैं। जी मैं आ रहा था, उसी तरफ आ रहा था। देखिए, ये जो 51 जलसे उन्होंने किए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलने के बाद, एक एक जलसे के ऊपर कम से कम 5 से 10 करोड़ है। जिस तरह के जलसे उन्होंने किए, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि ये पैसा कहाँ से आया है, कौन लगा रहा है। और अब चूंकि 2 सूबों में हुकूमत उनकी है, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, चाहे वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो, जिसके लिए अब वो लेजिस्लेशन ला के उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से जो दोनों सूबों के वसाइल हैं, वो उनके ऊपर बेदर्दी से खर्च हो रहे हैं। बुखारी साहब, माजरत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।